मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे कभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और मैंने लोगों को बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं यदि समय से मेडिसिन का इंटरवेंशन कर लिया जाए, लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लिया जाए और गार्जियन को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया जाए कि आप इस बच्चे के लिए डेडिकेट होकर एफर्ट करिए, अपना कीमती समय दीजिए और बच्चे को फिजियोथेरेपी और डाइट का जो करेक्शन है उसके साथ हम ट्रीटमेंट को फॉलो करें। आज एक ऐसे ही बच्चे की टेस्टिमनी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ जो मेरे पास 5 महीने की एज में आया था और उसका वेट 2.5 kg था। जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे। एक बहुत अच्छी नॉर्मल ग्रोथ में था और दूसरा बच्चा स्टंट था। अभी मैं उसकी फ़ोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। उस बच्चे की सीवियर मसल वास्टिंग थी और ढेर सारे डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने पर्सनली उनको रिकमेंड किया था कि एक बार आप एक पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट से यानी कि कम से कम MCH पीडिया से मिलिए और आप उससे दिखाइए, हो सकता है वो कुछ अच्छा कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सिग्निफिकेंट आराम नहीं था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इस केस के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं ये नहीं बताता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सारे केसेस ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में होम्योपैथी की यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है। यदि वास्तव में इंटीग्रेटेड मोड पे चला जाए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जब आप किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए गूगल पे चाहे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे सर्च करते हैं, आजकल सर्च का ऑप्शन बहुत कॉमन सी बात है, ज़्यादातर लोग गूगल करते हैं, तो विश्वास मानिए एक छोटी सी चीज़ कैंसर में कब प्रेजेंट होकर दिमाग में चलने लगती है और एक छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी कैसे बन जाती है आप नहीं जानते। इसीलिए प्लीज़ अपने दिमाग को स्ट्रेस में मत लाइए। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अपने दिमाग को झूठ मूठ में स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं आप, पेन क्यों दे रहे हैं। इसी तरह के एक केस के साथ मैं हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक केस है जिसका प्रेजेंटेशन थोड़ा दूसरे तरीके का है। एक बच्चा मेरे पास आया था 14 मई को। उस बच्चे की फ़ोटो ये है और इनका वेट 2.5 kg था। किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, दैट्स वाई इस बच्चे का फेस भी ब्लर्ड है। जब ये वेरी फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे, इससे पहले 2 महीने पहले, तो मैंने इनको MD पीडिया के पास भेजा था। उसके बाद MD पीडिया से जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर मैंने इनको MCH पीडिया के पास भेजा था। वहाँ से भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो फिर दोबारा लौट के मेरे पास आए, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह के केसेस में एक ओपिनियन ले लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जो MCH पीडिया है उसकी नॉलेज पीडियाट्रिक केसेस में हमसे बहुत अच्छी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सो दैट्स वाई एक ओपिनियन ले लेने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस बन जाती तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। कई केसेस में हम एलोपैथिक मेडिसिन को अलाउ कर देते हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं। उसके साथ में पैरेलल में होम्योपैथिक मेडिसिन को शुरू करते हैं और एक टाइम भी इनके बाद एलोपैथिक दवाइयों को स्टॉप करवा के केवल अपनी दवाइयों पर रख लेते हैं और एक समय के बाद अपनी भी दवा बंद करवा देते हैं। ये मेरी अप्रोच है, बाकी लोगों का क्या मानना है हमें नहीं मालूम इसके बारे में। ये बच्चा जब वेरी फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, मसल की सीवियर वास्टिंग हो रही थी, तो हमें लगा कि कुछ तो वजह होगी। तो सबसे पहले क्यों ना हम मसल से रिलेटेड इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो नॉर्मल मैंने CBC और CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का टेस्ट करवाया और हमने देखा कि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का जो फर्स्ट टेस्ट आया उसमें 400+ रीडिंग थी। नॉर्मली ये 150 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन उसकी बच्चे की 400, दैट्स मीन क्रिएटिनिन का फॉस्फोकाइनेज यदि किसी का CPK बढ़ा रहता तो उसके 3 मेजर कॉज होते हैं। या फिर उसे कुछ कार्डियक मसल की एबनॉर्मलिटी है, ब्रेन में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, या फिर स्केलेटल मसल में कुछ दिक्कत हो रही है। हमारे सामने जो बच्चा था उसके स्केलेटल मसल में सीवियर वास्टिंग थी, इसलिए ये समझते हुए टाइम नहीं लगा कि हो ना हो इसका क्रिएटिनिन काइनेज इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन मार्क, वाई द सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नॉट टेकन दिस केस वेरी सीरियसली, और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को क्यों नहीं करवाया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन थी और हमें लगता है किसी भी को करवा लेना चाहिए। नहीं करवाएगी, खैर छोड़ दीजिए। ये डायग्नोसिस बताती है या फिर ये इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि बच्चे को मसल स्केलेटल मसल से रिगार्डिंग कुछ डिस्ट्रॉफी हो रही थी, कुछ मसल की वास्टिंग हो रही थी और जिसकी वजह से मसल फाइबर टूट रहे थे,
वेट 5 मंथ के बच्चे का 2.5 kg है। आप उसकी वनरेबिलिटी के बारे में सोचिए कि क्या उसका सर्वाइवल होगा। बच्चे का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे का चेहरा जस्ट लाइक कैचेक्टिक टाइप का था, जिस तरह से एक बंदर के बच्चे का होता है, लाइक दैट। आफ्टर देन बच्चे की केस हिस्ट्री ली गई। जब ऐसे बच्चे की हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी मदर की गैस्ट्रेशनल हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चे का कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत लाजमी सी बात है, लेकिन ऐसे कंडीशन में बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी चाहे इस तरह की दिक्कतों से सफ़र नहीं करते हैं ज़्यादातर बच्चे। ये बच्चा कर रहा था। प्रॉपर केस हिस्ट्री के बाद इनकी 2 दवाइयाँ शुरू हुई, एक ऑर्गेनिक मेडिसिन शुरू हुई और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुरू हुई। आफ्टर देन टाइम बाई टाइम हम इनका वेट लेते रहे। 23 जून तक आते आते इस बच्चे का वज़न पहली बार इम्प्रूवमेंट में आया। जो लगातार जन्म के समय जब बच्चे की बर्थ हुई थी तो उसका जो वेट था वो 2.4 kg था, थोड़ा सा बढ़ा और आफ्टर देन फिर डिग्रेड होना शुरू हो गया था। 2.5 to 5 मंथ के बच्चे का वेट कांस्टेंट हो गया था और धीरे धीरे और भी डिग्रेड कर रहा था। 2306 को करीब हमें लग रहा कि 15 दिन की, 1 महीने की दवा के बाद से बच्चे के वज़न में 0.55 kg का इंक्रीज़ हुआ, 3.05 उसका वेट हुआ। आफ्टर दिन फिर ट्रीटमेंट चलता रहा और धीरे धीरे करते करते प्रेजेंट टाइम में बच्चे का जो वेट है वो 9 kg के आसपास है। इस बच्चे का ट्रीटमेंट हमने अप्रैल में शुरू किया था, मई में शुरू किया था और आज की डेट में हम लोग अक्टूबर में चल रहे हैं। 5 महीने हो गए इलाज के दौरान। क्रिएटिनिन काइनेज तब के समय में 450 प्लस था, आज की डेट में नॉर्मल लिमिट में 100 के आसपास आ गया है। सो दैट्स मीन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्लाइंडली ट्रीटमेंट करते हैं, जो निहायत गलत है। होम्योपैथी में अक्सर ऐसा होता है। आप हमेशा इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़िए। जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें होम्योपैथी की ABCD सिखाई, वो MBBS MD हैं और वो कन्वर्टेड होम्योपैथ हैं, और मैं फ्रैंकली बोलता हूँ उनसे अच्छी होम्योपैथी की नॉलेज शायद किसी को ना हो। डॉक्टर हसनीगम सर कानपुर से बिलोंग करते हैं और उनके पास जब मैंने होम्योपैथी की ABCD सीखने के लिए मैंने एफर्ट किया तो उन्होंने बोला बेटा पहले एलाइड पढ़ लो, पहले तुम मेडिकल साइंस पूरी पढ़ डालो, तुम्हारी नॉलेज जस्ट इक्वल टू एक MBBS डॉक्टर जितनी हो जाए तब मेरे पास आना होम्योपैथी सीखना, अदरवाइज से भाग जाओ मेरे पास से। उनका भी कहना सही था, तब समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे हो। जब उनके साथ काम करते करते एक लंबा टाइम गुजरा, मैंने एक बार सर से पूछा सर वाई आपने ऐसा क्यों बोला था, तो उन्होंने हमसे एक बात बोली, बोला बेटा होम्योपैथी किसी की भी लास्ट चॉइस होती है और होम्योपैथी में जब आदमी एलोपैथी इलाज करवाते करवाते थक चुका होता है, उससे कहीं स्कोप नहीं दिखता, तब वो होम्योपैथी की तरफ मूव करता है। सो दैट्स वाई तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि नॉर्मल सिम्टम क्या है, डिजीज़ सिम्टम क्या है और जो मेडिसिन इंड्यूस सिम्टम क्या है और मेडिसिन से क्या सिम्टम सबसाइड हो चुके हैं। तो जब तक आपको फार्माकोलॉजी की जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि जो पेशेंट आपके सामने केस को प्रेजेंट कर रहा है ये वास्तव में रियल सिम्टम है या मैनिपुलेटेड सिम्टम है। सो दैट्स वाई केस हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप बीमार हुए तब आपका प्रेजेंटेशन क्या था, उसके पीछे कॉज क्या था। इस बच्चे के केस में भी कुछ ऐसा ही था। सो दैट्स वाई इन्वेस्टिगेशन किसी भी ट्रीटमेंट का बेस है और इन्वेस्टिगेशन ही बताता है कि जो रिलीफ मिल रहा है वो सिम्टोमेटिक है या फिर क्यूरेटिव है। इस पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसे ज़रूर देखिएगा कि आखिर यूरोप और अमेरिका में होम्योपैथी क्यों ख़त्म हो गई। आखिर वो क्या कारण थे कि लोग वेस्टर्न कंट्री के लोग इसको प्लेसिबो साइंस मानने लगे, क्योंकि हमने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई ना, डेटा नहीं इकट्ठा किया। सो दैट्स वाई गलती उनकी नहीं, गलती हमारी थी। करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ इसको। जब मैं दुनिया से रुखसत लूँगा तो लोगों को दे के जाऊँगा, होना चाहिए रिकॉर्ड। इस बच्चे के इम्प्रूवमेंट से मैं बहुत सारे केसेज में ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्लियर कट समझ में आ जाती है 10 और उससे हम मैजिकल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैक्सिमम केसेस में हम यदि डेडिकेटेड रहें ट्रीटमेंट के लिए और रिकवरी के लिए तो 100% हमें नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे खास करके जो DMD से सफ़र कर रहे हैं, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से सफ़र कर रहे हैं, बैक डिस्ट्रॉफी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव मोड में बहुत कुछ किया जा सकता है। बुरा तब लगता है जब मरीज़ डिग्रेड कर रहा होता है बच्चा। आप बच्चे को 15, 16, 17 साल तक पालते हैं और फिर बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। खास करके जब गार्जियन को ये मालूम चलता है इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, इनिशियल एज में फाइंड आउट करिए। चाइल्डहुड में जब उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, वैक्सीनेशन करवाइए, 1 साल के बाद उसका CPK करवा लीजिए, क्या जाता है आपका।
क्योंकि ऐसी सीवियर बीमारियों को जितना जल्दी आप डायग्नोस कर लेंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट। किसी बच्चे को यदि फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, हो सकता है न्यूट्रिशनल कारण ही हो, मेडिसिन की जरूरत हो, न्यूट्रिशन को सही करना हो, सही हो जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ द एनी ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड पैरेलल टू द ट्रीटमेंट। यदि आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आपको डर है, आपके फैमिली में कहीं भी हिस्ट्री रही है, तो श्योरली ऐसे बच्चों को 1 साल 2 साल तक होते होते, जब उनके पास कोई सिम्टम का प्रेजेंटेशन नहीं है, आप हर 1 साल पे 2 साल पे आप उनकी इन्वेस्टिगेशन CPK की और CBC की करवा लीजिए। और उसके साथ नज़दीक के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए। श्योरली वो कैपेबल है कि उस चीज़ को स्टेबलाइज कर सके। बीमारी होने के बाद अब भटकेंगे, कंडीशन वर्स हो चुकी होगी तब भटकेंगे, जब काफ मसल में सीवियर हाइपरट्रॉफी हो चुकी होगी तब आप भटकेंगे, उससे क्या फ़ायदा? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सीवियर मसल की वास्टिंग हो चुकी है, CPK 3000 5000 पे जाएगा, बहुत देर हो चुकी है। उसको रिकवर करवाना बहुत मुश्किल काम है, या फिर हम कहें नामुमकिन सा काम है। ऐसे कंडीशन में आप बच्चे को स्टेबलाइज कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स वाई किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सिम्टम, अर्ली इन्वेस्टिगेशन, अर्ली ट्रीटमेंट ऑलवेज क्यूरेटिव। अदरवाइज पैलिएटिव मोड में ज़िंदगी भर चलता रहता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। अपनी बीमारी के लिए कॉन्शियस रहिए, होम्योपैथी पे फेथ करिए, ब्लाइंडली फेथ मत करिए, हमेशा इन्वेस्टिगेशन के साथ चलिए। DMD के जितने भी पेशेंट, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जितने भी पेशेंट हैं, उनके लिए मेरी यही इन्वेस्टिगेशन, यही हमारी प्रायोरिटी होती है और यही हम अपने पेशेंट से ये बातें शेयर करते हैं। अपना एफर्ट हमेशा करते रहिए। CPK की जब हम क्रिटिकल केसेस में भी जब हम ट्रीटमेंट को प्रोसीड करते हैं तो CPK को बेस बना के चलते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें बताती रहती है कि वास्टिंग कितनी हो रही है। बच्चे की फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सारी चीज़ों के साथ चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो किया ही जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार से, मेरा होम्योपैथी से। उम्मीद करते हैं कि आप होम्योपैथी की यूटिलिटी को समझें और होम्योपैथी को लास्ट ऑप्शन के फॉर्म में एक्सेप्ट ना करें। अर्ली शुरू कर लें, आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ शुरू कर लें, लेकिन अर्ली शुरू कर लें ताकि इस तरह की क्रॉनिक इलनेस में ज़्यादा सीवियरिटी तक होने से हम उसे रोक लें। थैंक यू वेरी मच।